सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के कैप्सूल अर्थात ज्ञान के कैप्सूल के अंदर। और दोस्तों आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है ताप, टेम्परेचर। जब इस शब्द को हम बोलते हैं ताप या टेम्परेचर, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि ताप का मतलब तपन से होती है, जबकि ऐसा नहीं है कि ताप का मतलब तपन ही है। शीतल जो होती है, ठंडा जो होता है, वो भी ताप से जुड़ा हुआ शब्द है। किसी का ताप ज्यादा होता है और किसी का ताप कम होता है। बहुत सारी वस्तुएं बहुत कम तापमान की होती है और अपन कहते हैं कि वस्तु ठंडी है, और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनका तापमान ज्यादा होता है, तब बोलते हैं इसका तापमान ज्यादा है, अर्थात एक गर्म वस्तु है। तो ताप के अंदर दोनों शब्द होते हैं। ताप के अंदर उष्णता भी होती है, गर्मी भी होती है, और ताप जो है उसमें शीतलता भी होती है। अर्थात यदि हम सीधे शब्दों के अंदर कहें तो ताप जो है ये दोनों शब्दों को लेकर चलता है। ताप के अंदर उष्णता भी है और ताप के अंदर शीतलता भी है। इस ताप को हम दैनिक जीवन के अंदर भी यदि व्यवहार में भी अपनाएं तो भी इस ताप का एक बहुत बड़ा महत्व है। आप कहोगे गुरुजी दैनिक जीवन के अंदर व्यवहार में इसको कैसे अपनाएं? कहते हैं कि जब सेवा की भावना होती है, चाहे परिवार की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे देश की सेवा हो, उस समय पर जब सेवा की भावना होती है, परमार्थ की भावना होती है, उस समय पर हमारा हृदय वो शीतल होना चाहिए, अर्थात बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। लेकिन जहां लक्ष्य की बात होती है, जहां कोई चीज आपको पाने की आपके अंदर एक चुनौती होती है कि इन चीजों को प्राप्त करना है, वहां पर ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक तपन होनी चाहिए। इसलिए कहते भी हैं कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। इसके लिए अंदर की आग जगानी पड़ती है। यूं तो लाखों जी रहे हैं इस दुनिया में, मगर लाखों में अपनी पहचान बनानी पड़ती है। इसलिए जहां पर लक्ष्य की बात हो तो वहां पर तपन पैदा करो, और जहां सेवा का भाव हो वहां पर अपने हृदय और मन को हमेशा शीतल रखो। आखिरकार ये ताप होता क्या है? कई बार हम ये जब कोई गर्म बर्तन के हाथ लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में हाथ लगाते हैं, दूर करते हैं और अपन कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, ताता है। और जब अपन फ्रिज में से बर्फ निकालते हैं तो अपन कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ठंडी है। क्या होता है ये ताप? किसमें मापते हैं इस ताप को? ताप कैसी राशि है? ताप को मापने का तरीका क्या एक ही है? विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। और यदि ताप को मापने के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं तो उनमें क्या संबंध है? ताप में सामान्य ताप क्या होता है? ताप में मानक ताप क्या होता है? क्या होता है त्रिबिंदु ताप? क्या होता है क्रांतिक ताप? क्या होता है परम ताप? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लगातार इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें और इन सभी प्रश्नों का आप यहां पर उत्तर जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ताप में क्या क्या बातें होती है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें ताप की परिभाषा की, तो जैसा मैंने इस वीडियो के अंदर शुरुआत में कहा कि ताप जो है ये दो शब्दों को लेकर चलता है। ताप में गर्मी भी होती है और ताप में ठंडक भी होती है। गर्म ताप भी होता है और ठंडा अर्थात कम तापमान भी होता है। इसलिए जो आपको गर्म और ठंडे का एहसास कराता है, बस उसी का नाम ताप है। तो ताप की पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, वस्तु की, कोई भी वस्तु या पिंड, वस्तु की उष्णता एवं शीतलता, उष्णता एवं शीतलता का परिचायक ताप है। शीतलता का परिचायक, परिचायक का मतलब जो परिचय देता है उसे बोलते हैं परिचायक। वस्तु की उष्णता एवं शीतलता का परिचायक एक तरह से गाइड है ये, जो बताता है कोई वस्तु गर्म है कि ठंडी है। तो वस्तु की उष्णता एवं शीतलता का परिचायक कौमा ताप कहलाता है। ये ताप की परिभाषा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर ताप और ताप से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। क्या होता है ताप, उष्मा क्या होती है, उष्मा कितने प्रकार की होती है, उष्मा गतिकी, ये सबके सब जो अपन बात करते हैं, तो फिजिक्स की इस शाखा का नाम है उष्मा गतिकी। तो ताप और उष्मा से संबंध रखने वाली फिजिक्स की एक शाखा है, उसका नाम है उष्मा गतिकी।
और उस उष्मागतिकी में भी यदि हम केवल मात्र ताप पर फोकस करें, केवल ताप और उसके मापने के तरीके और उनकी बात करते हैं, तो उसके अंदर आती है ताप मिति। तो याद रखें, उष्मागतिकी एक बड़ा शब्द है और ये आपके चिरसमत भौतिकी की जो पुरानी फिजिक्स है उसकी एक शाखा है, और उसके अंदर भी एक शब्द बना हुआ है, उसका नाम है ताप मिति। अगली बात आती है, ये जो ताप है ये मूल राशि है। आपने कभी 7 मूल राशियां पढ़ी होगी, फिजिक्स के अंदर 7 मूल राशियां हैं। एक बार के लिए मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन की तीव्रता। इसमें ये जो ताप है ये भी आ रही है, तो ताप मूल राशि है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ताप कैसी राशि है, तो मूल राशि है। अगली बात, ताप जो है ये सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्द होने के कारण इसको अपन सापेक्ष भौतिक राशि बोलते हैं। आप कहोगे कैसे, जरा सुनिएगा। या जैसे यहां पर ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और माना ये स्वस्थ है, इसका तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फारेनहाइट में इसको बोले तो इसका तापमान होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। बताओ, ये व्यक्ति यदि स्वस्थ है और इसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, तो बताइए ये व्यक्ति गर्म है कि ठंडा है? अब कोई कहेगा कि ये व्यक्ति ना तो गर्म है ना ठंडा, कोई तो बोलेंगे नॉर्मल है। जबकि ये व्यक्ति गर्म भी हो सकता है और ये व्यक्ति ठंडा भी हो सकता है। जरा कैसे? यदि बाहरी वातावरण बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है, बाहर का वातावरण जो है एटमॉस्फेयर, उसका तापमान माना 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी तुलना में इस व्यक्ति का तापमान कम है, तो यहां पर यदि बाहरी वातावरण के साथ इसकी तुलना करें तो ये व्यक्ति ठंडा है, क्योंकि व्यक्ति 37 का ही है और बाहर का जो मौसम है या वातावरण है वो है 45 का, उसकी तुलना में ठंडा है। लेकिन यदि यहां पर अपन बात करें कि कोई पानी भरा हुआ है, पानी का कोई गिलास है और माना उसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ उसकी तुलना में इस व्यक्ति का तापमान ज्यादा है, अर्थात ये व्यक्ति गर्म है। तो यही व्यक्ति भारी वातावरण की तुलना में तो ठंडा है, लेकिन गिलास के अंदर जो पानी भरा हुआ है उससे ज्यादा तापमान रखता है, तो ये गर्म है। किसी की तुलना में ये व्यक्ति ठंडा है और किसी की तुलना में ये व्यक्ति गर्म है, अर्थात कोई भी वस्तु किसी के सापेक्ष कम ताप की होती है और किसी के सापेक्ष ज्यादा ताप की होती है। अर्थात जब हम तुलना करते हैं तो तुलना जहां पर आती है वहीं पर इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसे अपन बोलते हैं सापेक्ष। अर्थात याद रखिएगा बच्चे लालो, ताप सापेक्ष राशि है। अब यहां पर बात आगे आती है कि ताप जो है ये और क्या दर्शाता है, तो उष्मा जो है इसके प्रवाह को दिखाने वाली राशि भी ताप है कि उष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा। जैसे कभी अपन कहते होंगे, आपने देखा भी होगा, द्रव जो होता है ये हमेशा ऊंचाई से गहराई की ओर बहता है। आपके पानी की टंकी ऊपर छत पे रखी हुई है, उससे नीचे पानी अपने आप ही आ जाता है। नीचे से पानी को ऊपर ले जाने के लिए या तो खुद लेके जाओ बाल्टी भर भर की, या फिर मोटर चलानी पड़ती है, लेकिन ऊपर टंकी में से पानी को नीचे लाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट नल खोल देते हैं, अपने आप पानी आ जाता है। अर्थात जिस प्रकार से द्रव का प्रवाह उच्च गुरुत्वीय तल अर्थात ऊंचाई से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर स्वतः होता है, जिस प्रकार से आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्वतः होता है, ठीक उसी प्रकार से उष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसका मतलब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ताप कौमा उष्मा के जो प्रवाह है उसको दिखाने वाली राशि है। ताप उष्मा प्रवाह को निर्धारित करती है। ताप उष्मा प्रवाह को क्या करता है? निर्धारित करती है कि उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से कहां होता है? निम्न ताप। तो याद रख रहे हैं, उष्मा का प्रवाह, मैं इसको भी लिख रहा हूं, उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से हाई टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हमेशा उच्च ताप से कहां होगा? निम्न ताप की ओर होता है। तो दो वस्तुओं में कभी भी आपसे कोई पूछे कि उष्मा का प्रवाह को दिखाने वाली राशि क्या है? ताप। और उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से कहां होता है? निम्न ताप तक होता है। और उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कब तक होता रहता है? जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता।
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से कहां होता है, निम्न ताप की ओर। और कहेंगे कब तक होता है, होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाए, दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता है। जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता तब तक उष्मा का प्रवाह होता रहता है। तो उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसी से मैं क्वेश्चन को यहां पर लिंक कर रहा हूं कि दो वस्तुओं के मध्य उष्मा का प्रवाह कब तक होता रहेगा। दो वस्तुओं के मध्य, इसी टॉपिक से मैं यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, जरा ढंग से सुनिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। दो वस्तुओं के मध्य उष्मा का प्रवाह कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाए, दोनों वस्तुओं की उष्मा समान नहीं हो जाए, दोनों वस्तुओं का उष्मा और ताप दोनों समान नहीं हो जाए। और एक राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। यहां पर वापस बोल रहा हूं, दो वस्तुओं के मध्य उष्मा का प्रवाह कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाए, दोनों वस्तुओं की उष्मा समान नहीं हो जाए, दोनों वस्तुओं की उष्मा और ताप दोनों समान नहीं हो जाए। और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा उष्मा का प्रवाह तब तक ही होता रहता है जब तक कि ताप समान, जैसे ही ताप बराबर हो जाएगा उष्मा का प्रवाह वहां पर रुक जाएगा। आप कहोगे कैसे, जरा समझिएगा इस बात को कि उष्मा का प्रवाह तब तक ही होता है जब तक कि ताप समान दोनों वस्तुओं का नहीं हो जाता। जब तक ताप समान हो जाता है तो वस्तुओं का, उष्मा का आदान प्रदान वस्तुओं से रुक जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं इसको एक एग्जांपल के बतौर बता रहा हूं। ये एक छोटी टंकी है और ये एक लौटी चौड़ी बड़ी टंकी है, और यहां पर मैंने इनको एक नली से जोड़ दिया, ये नली से जोड़ दिया। इसमें पानी यहां तक है, इतनी ऊंचाई तक, इसमें पानी यहां तक ही है, यहां तक है, और इसमें पानी इतनी ऊंचाई तक है, ये टंकी के अंदर ये। अब आप बताइए पानी का प्रवाह बताओ कहां से कहां होगा, इससे इधर होगा या उससे इधर होगा। तो साफ दिख रहा है इसकी ऊंचाई ज्यादा है, यहां तक पानी है इसमें, तो इसकी ऊंचाई यहीं तक है, तो पानी का प्रवाह यहां से अर्थात इस नली से इधर होगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों पात्रों में पानी की मात्रा समान नहीं हो जाए या पानी की ऊंचाई समान नहीं हो जाए। तो राइट आंसर आएगा पानी की ऊंचाई समान नहीं हो जाए। मात्रा से मतलब नहीं है, मात्रा तो हमेशा ही इसमें ज्यादा रहेगी पानी की, और भी बड़ी टंकी बना सकते हो, माना और बड़ी टंकी, मात्रा तो इसी टंकी में हमेशा ज्यादा रहेगी, इसमें पानी हमेशा ही कम रहेगा। तो याद रखें कि पानी का आदान प्रदान होगा, और ये जो पानी का आदान प्रदान है बच्चे लालो, इस पानी को, पानी की जो मात्रा जो आ रही है और जा रही है उसको अपन बोलते हैं उष्मा। और ये जो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ये ऊंचाई यहां पर ताप है। अब जरा समझिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बताओ, जब दो टंकियों को अपन ने नली से जोड़ा तो बताओ आदान प्रदान किसका होता है, पानी का। और ऐसे वहां पर बोलो जब दो वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तो आदान प्रदान किसका होता है, पानी। जब क्या बोलोगे, उष्मा का। और बताओ आदान प्रदान कब तक होता है यहां पर, जब तक कि ऊंचाई समान नहीं हो जाए। तो बताओ वहां पर बोलो आदान प्रदान कब तक होगा दो वस्तुओं में, जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाए। तो याद रखना, दो वस्तुओं के मध्य उष्मा का आदान प्रदान तो उष्मा का होता है, और उष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है उष्मा का आदान प्रदान स्टॉप अर्थात रुक जाता है। इसके बाद में आगे जो बात आती है वो आती है कि ये जो ताप है, इस ताप को किसमें मापते हैं। तो आगे टॉपिक है यहां पर ताप के मात्रक, और ताप के जो मात्रक है इन्हीं को अपन बोलते हैं पैमाने। ताप के मात्रक या पैमाने या ताप की इकाई क्या होता है, जरा ध्यान देना। ताप के मैं आपको महत्वपूर्ण मात्रा बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को ही अपन डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। कई बच्चे इसको डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेंटीग्रेड, या इसको अपन डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, सेल्सियस, सेल्सियस। तो याद रखना डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस बोथ आर सेम, नो डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री सेल्सियस।
ताप का जो दूसरा मात्रक है, मात्रक का मतलब मापने का तरीका, वो है डिग्री फारेनहाइट। कभी आपने सुना भी होगा डिग्री फारेनहाइट। और ये जो फारेनहाइट में टेम्परेचर को अपन मापते हैं, ये अपन चिकित्सा में, अर्थात अपन ने देखा होगा फीवर को मापते हैं, बुखार को, अर्थात हॉस्पिटल के अंदर भी देखा होगा, कभी भी बॉडी के जो टेम्परेचर को है उसको डिग्री फारेनहाइट में मापने के कारण इसको डॉक्टरी पैमाना भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि डॉक्टरी पैमाना तापमान का कौन सा कहलाता है? डिग्री फारेनहाइट। ताप का जो तीसरा मात्रक है वो है केल्विन। याद रखना, ताप का यही एकमात्र ऐसा मात्रक है जिसमें कभी डिग्री नहीं लगता है। आया हुआ सवाल है आरएस में भी, डिग्री केल्विन और केल्विन, तो राइट जो होगा वो केल्विन होगा, डिग्री केल्विन कदापि नहीं होता। ताप के सभी मात्रकों में डिग्री आता है, लेकिन केल्विन पर कभी डिग्री नहीं लगता है। और ताप का ये जो मात्रक है, ये ताप का एसआई मात्रक है, एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक, या इसको अपन ताप का परम पैमाना भी कहते हैं, परम मात्रक या परम पैमाना केल्विन। ताप का जो चौथा मात्रक की बात करें वो होता है डिग्री र्यूमर। डिग्री र्यूमर, इसमें भी ताप को मापा जाता है, डिग्री र्यूमर। और ताप का अंतिम और पांचवा जो मात्रक है जिसको ज्यादातर काम में लेते हैं तो है डिग्री रैकाइन। तो यहां लिख दिया डिग्री रैकाइन, रैकाइन। तो ये कुल मिला के ताप के 5 मात्रक है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन, डिग्री र्यूमर और डिग्री रैकाइन। ये ताप के 5 मात्रक है। अब बात ये आती है कि ये जो ताप के मात्रक हमने पढ़े, इनमें क्या संबंध होता है, कैसे एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। यदि वैल्यू आपको एक मात्रक में दी हुई है, कोई मान दिया हुआ है, और आपको कहे कि इसका मान दूसरी पद्धति में बताओ या दूसरे मात्रक में बताओ, तो कैसे निकालेगी? तो एक हमारे पास एक ऐसा सूत्र है कि उस सूत्र की सहायता से आपस में सब संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, और उसकी सहायता से आसानी से हम किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आगे जो बात आती है वो है ताप के मात्रकों में संबंध। तो इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं। तो ताप के मात्रक थे और अब आ रहा है ताप के मात्रकों में संबंध। तो जरा देखो, ताप के मात्रकों में संबंध, तो यहां पर मैंने इसी को लिख दिया, ताप के मात्रकों में संबंध। आखिरकार ताप के जो मात्रक है इनमें क्या संबंध होता है? तो संबंध मैं बता रहा हूं, एक लंबा सूत्र, एक बार तकलीफ तो देगा याद करने में, लेकिन फायदा यह है कि जैसे ही आप लगाओगे तुरंत आपका उत्तर वहां पर निकल जाएगा। तो सूत्र क्या है जरा देखो, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर K - 273/5 बराबर RA - 460/10.6। जरा ध्यान दे सूत्र पर, पूरा का पूरा सूत्र ढंग से एक बार मैंने लिखा, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर K - 273/5 बराबर RA - 460/10.6। C पर डिग्री लगता है, सेंटीग्रेड पर, फारेनहाइट पर डिग्री लगता है, रूमर पे लगता है, केल्विन पे नहीं लगता, रैकाइन पे लगता है, तो डिग्री भी लगा दी। अब आपको कभी भी कोई भी मात्रक किसी में भी बदलना है, आप आसानी से यहां से आप सूत्र उठाइए, आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, बराबर है। अर्थात जैसा दिया हुआ है और उसको किसमें कन्वर्ट करना है उसके अनुसार यहां से उठाइए और आप उसका आंसर निकालिए। जरा यहां पर एक एग्जांपल के बतौर देखिएगा, यदि आपको कहीं कहे कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम जानते भी है, रीट में भी आया हुआ सवाल है, रीट 2015 के अंदर, तो बताइए इसका मान केल्विन में कितना होगा? तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं एक क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये फिक्स है, होता है। इसका मान केल्विन में कितना होगा? तो अब बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको यहां पर दिया हुआ है सेंटीग्रेड, मतलब सी दे रखा है, और केल्विन का मतलब के पूछा है, तो सी और के सूत्र लो, तो एक तो ये लेंगे और ये लेंगे। तो जैसे इसको उठाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो देखो सूत्र उठा रहा हूं मैं, C/5 बराबर K - 273/5, ये अपन ने उठा दिया। अब यहां पर ये इस पर डिग्री लगा हुआ है,
आगे देखो, आप इसको नीचे नहीं कर रहा, मैं यहां पर कर रहा हूं। यहां पर सी का मान दिया हुआ है कितना, 37, बटे में कितना कर दिया बोलो, 5, बराबर के माइनस 273 बटे में 5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। अब बताओ ये कितना बचा, 37 बराबर बचा के माइनस 273। तो बताओ यहां से के बराबर कितना हुआ, तो के बराबर आ जाएगा, ये इधर जुड़ेगा तो 37 प्लस 273 बराबर उत्तर आ गया 310 केल्विन। उत्तर कितना आ गया, 310 केल्विन। अर्थात यदि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताओ केल्विन में कितना होगा, 310। बिल्कुल सिंपल है, सेंटीग्रेड दे रखा है। यदि आपको कोई कह दे कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताओ डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा। अब डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा, तो अपन को सेंटीग्रेड में दे रखा है, फारेनहाइट में पूछा तो ये लेंगे, और ये लेंगे तो सूत्र यहां पर एक तो ये हो गया, और इसकी जगह यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, डिग्री एफ माइनस 32 बटे में क्या लोगे, 9। अब आगे कुछ नहीं करना, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना दे रखा है, 37, ये कितना हो जाएगा बोलो, डिग्री एफ माइनस 32 बटे में कितना है बोलो, 9। अभी कटेंगे भी नहीं, ये नीचे कटेंगे भी नहीं, और ये जो आपके यहां से अपन निकाले तो यहां से आप इसको बच गुणा कर लेना, ये तो 9 5 है, सी की जगह 37 रख दिया, 5 ऐसे कैसे, एफ माइनस 32 बटे 9 बच गुणा कर लेंगे, और जब एफ निकलेगा बच गुणा करके, गुणा भाग तो जानते हैं अपन, और ये आएगा 98.6। और बताओ डिग्री एफ का मान निकल गया है, तो डिग्री एफ है तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, डिग्री एफ। अर्थात स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बताओ डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो इस प्रकार से आपको कभी भी सेंटीग्रेड को रूमर में बदलना है, या आपको रूमर में दे रखा है उसको केल्विन में बदलना है तो ये ले लो, आपको डिग्री रेकाइन में दे रखा है और आपको फारेनहाइट में निकालना है तो ये ले लो, ऐसे अपन इसको ले सकते हैं। तो सूत्र आप अच्छा सा एक बार इसको ध्यान देके याद कर लेना, c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9 बराबर r बटे 4, 4 है, r बटे 4 बराबर k माइनस 273 बटे 5 बराबर r माइनस 460 बटे 10.6। ताप के सभी मात्रकों में ये संबंध है। अब यहां पर आगे जो बात आती है, ये ताप की मात्रकों में संबंध के बाद यहां मैं एक आपको तालिका बता रहा हूं, और ये तालिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि क्वेश्चन आपके इस प्रकार का आए कि आपको यह कहता है कि यदि डिग्री सेंटीग्रेड में किसी वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित होता है तो बताओ डिग्री फारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन वाले सवाल आते हैं कि बताओ किसी व्यक्ति का तापमान इतना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो फारेनहाइट में कितना बढ़ गया, या इतना डिग्री फारेनहाइट बढ़ गया तो डिग्री रूमर में कितना बढ़ गया। तो आपको ये परिवर्तन वाला जो है, जिन क्वेश्चनों में कहता है ये तापमान इतना परिवर्तित हो गया तो ये कितना हो गया, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल थे, इसमें तो आपको सिंपल एक तापमान में मान दे रखा है, दूसरे तापमान में वैल्यू पूछी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको ये कहता है कि यदि किसी का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो उसका मान डिग्री फारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसके लिए एक तालिका देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। फिर मैं क्वेश्चंस पर आ रहा हूं और आप उसको समझ जाओगे। हम जो है पानी की बात करते हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो पानी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पानी। ये तालिका काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वाटर, पानी, ताप के 4 महत्वपूर्ण मात्रक, वैसे मैंने 5 बताए थे लेकिन ज्यादातर जो काम में 4 आते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री रूमर, और यहां पर मैं लिख देता हूं केल्विन। ये अपन ने ताप के चारों मात्रक लिख दिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं हिमांक। हिमांक का मतलब होता है जहां पर कोई भी चीज जमती है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जहां पर कोई चीज उबलती है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बीपी। और यहां पर मैं लिख रहा हूं पैमाने पर कुल भागों की संख्या, पैमाने पर कुल भागों की संख्या। और याद रखना बच्चे लालों, ये जो मैं लिख रहा हूं पैमाने पर कुल भागों की संख्या, यही आपके परिवर्तन यदि ताप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें काम में आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट करा है, इसी को अपन को याद करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब जरा देखिएगा, पानी की बात करें तो बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में पानी कितने पर जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी बताओ कितने पर उबलता है डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
और पैमाने पर कुल भाग क्या होते हैं, क्वथनांक में से हिमांक को घटाओ। पैमाने पर कुल भाग होते हैं बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें से इसको घटाओ तो 100 में 0 घटाएंगे वो तो बताओ कितना आएगा 100। अच्छा, डिग्री फारेनहाइट में पानी कितने पर जमता है, डिग्री फारेनहाइट में, तो आप बदल लो, अपन को सूत्र बताया था अभी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फारेनहाइट के बराबर है, तो C बराबर 0 रखना और F का मान निकाल लेना जो इससे पहले सूत्र बताया था उसमें। तो वहां पर आप निकालोगे तो ये निकलेगा 32 डिग्री फारेनहाइट। सीधा भी याद रख सकते हैं कि पानी डिग्री फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट पर जमता है और उबलता है 212 डिग्री फारेनहाइट पर। और बताओ पैमाने पर कुल भाग, इसमें से इसको घटाओ तो 212 में से 32 को घटाएंगे तो ये आएंगे 180। अब डिग्री रूमर की बात करें, पानी का जो हिमांक है डिग्री रूमर में वो होता है 0 डिग्री रूमर। आप निकाल भी लेना, आप कहोगे कैसे, तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, उसको रूमर में बदल लेना, सूत्र इससे पहले जो बताया था उसमें मान जमा देना, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री रूमर ही आएगा डिग्री रूमर के अंदर पानी का। क्वथनांक जो होता है पानी का डिग्री रूमर में वो होता है 80 डिग्री रूमर और पैमाने पर कुल भाग, इसमें इसको घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा ये 80। और लास्ट में केल्विन, बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदले तो बताओ कितना आएगा 273 केल्विन। पानी 273 केल्विन पर जमता है और कितने पर उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलोगे तो 373, बदल लेना सूत्र जो पहले वाला था। और बताओ कुल भागों की संख्या, इसमें से इसको घटाओ तो बताओ कितना आएगा 100। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ये मैंने पानी के लिए बात करी है, पानी पर ध्यान रखने वाली जो बात ये है कि पानी के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में पैमाने कितने होते हैं 100, डिग्री फारेनहाइट में पैमाने कितने होते हैं 180, डिग्री रूमर में पैमाने कितने होते हैं 80 और केल्विन में पैमाने कितने होते हैं 100। बताओ वह कौन कौन से मात्रक है ताप के जिनमें पैमाने समान होते हैं, तो साफ दिख रहा है, यहां साफ दिख रहा है, कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में पैमाने समान होते हैं और पैमाने क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में से बताओ किसको घटाया अपन ने, फ्रीजिंग पॉइंट को। अब आपको यदि पैमाने याद हो गए हो तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे ताप के परिवर्तन के सवाल आते हैं। तो जरा मैं क्वेश्चन को यहां पर लिखना चाहूंगा। तो एक बार के लिए मैं इसको पैमाने पर भागों की संख्या को नहीं मिटा रहा ताकि क्वेश्चन में इसको अपन काम में लें और आपको पता भी चल जाए कि कैसे अपन करते हैं। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है, इसलिए बच्चों जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना उसमें संपूर्ण तरह की आपकी नजरिया होना चाहिए। आप हर दृष्टिकोण से क्वेश्चन के बारे में सोचें, केवल ये नहीं है कि टॉपिक को पढ़ लिया और उसके बाद यूं ही भग रहे हैं आगे। आप रुकें और सोचें कि कैसे कैसे क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं। ये जो आपका देखने का जो दृष्टिकोण होगा क्वेश्चन के बारे में, अंदर से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जो क्वेश्चनों में आपका जो मन होगा, यही आपको उस टॉपिक के अंदर पूरी तरह से आपको परफेक्ट बनाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को करने की सोचें कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आपने इससे पहले ताप को बदलने वाला तरीका मैंने बताया था कि कैसे एक मात्रक को दूसरी मात्रक बदलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखना, इसको आप उस तरीके से नहीं कर सकते और होगा भी नहीं। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखें। एक वस्तु का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कोई वस्तु है उसका ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित हो जाता है। अब परिवर्तित में दोनों बातें होती है, परिवर्तित में वस्तु का ताप कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है, बढ़ भी सकता है। तो यहां पर यदि कमी आए तो उत्तर में कमी आएगा, बढ़ जाए या वृद्धि शब्द आता है, बढ़ जाता है वृद्धि तो वो आएगा, अब परिवर्तित है तो परिवर्तित आएगा। तीनों बातें बता रहा हूं। यदि क्वेश्चन में कमी है तो कमी लिखना, यदि यहां पर आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो उत्तर में बढ़ जाएगा, उत्तर आएगा, और यदि परिवर्तित है तो परिवर्तित ही आएगा। तो क्वेश्चन है एक वस्तु का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित हो जाता है तो डिग्री फारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा। अब ये क्वेश्चन परिवर्तन का है, ये क्वेश्चन वो नहीं है बच्चों कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में बदलो। ये क्वेश्चन है यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड बदलता है, मतलब किसी के तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आता है, तो डिग्री फारेनहाइट में कितना फर्क आएगा, ये क्वेश्चन ये है। और उसके लिए आपको पता है कि यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में 100 का फर्क, पैमाना होता है पूरा फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक, यहां जब 100 का फर्क
तो बताओ फारेनहाइट में कितने का फर्क है? फारेनहाइट वाला ये सेकंड नंबर का ही था। यहां 100 का फर्क है और फारेनहाइट में कितना फर्क होता है? 180। जहां पूरा पैमाना डिग्री सेंटीग्रेड में 100 होता है, वहीं फारेनहाइट में पूरा पैमाना कितना होता है? 180। मतलब यहां कोई चीज 100 है तो वहां पर होती है कोई चीज 180, फर्क परिवर्तन के रूप में। तो यहां पर आपको सेंटीग्रेड दे रखा है, तो यहां पर सिंपल अपन करेंगे, चूंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जब फर्क आया तो बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन कॉमा डिग्री फारेनहाइट में होगा, तो बताओ डिग्री फारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा? यहां का 100 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन बताओ डिग्री फारेनहाइट में कितने का परिवर्तन है? 180। ये पता है? तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन बताओ डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा? तो कर लोगे बराबर, तो कर लेंगे इसको सिंपल, 180 बटे 100 गुणा 20। अब इसको जोड़ भाग गुणा भाग तो अपन जानते हैं, और ये कट जाएंगे, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 18 दूना 36, तो उत्तर आ गया 36 डिग्री फारेनहाइट। मतलब यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित होता है वस्तु का ताप, तो डिग्री फारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा? 36 डिग्री फारेनहाइट। और कैसे जान दिया? पैमाने पर कुल भागों की संख्या। यदि क्वेश्चन आपके ये आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित होता है, तो बताइए केल्विन में कितना परिवर्तन होगा? तो अब यहां पर मैं यदि इस क्वेश्चन को चेंज करके यहां पर लिख रहा हूं केल्विन में कितना परिवर्तन होगा, तो अब आप बताओ सेंटीग्रेड और केल्विन की बात कर रहे हैं, अब परिवर्तन के लिए मैंने कहा था आप काम में लेंगे। तो अब यहां पर बताओ, आपको यहां पर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में पूछा दिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 100 का फर्क, केल्विन में भी 100 का फर्क होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन बताओ केल्विन में भी कितना होता है? 100 का। इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो बताओ केल्विन में कितना होगा? ये हो जाएगा 100 बटे में भी 100 गुणा 20, पूरा कट जाएगा, तो बताओ उत्तर कितना आ जाएगा? 20 केल्विन। अर्थात यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आता है तो केल्विन में भी बताओ कितना फर्क आएगा? 20 केल्विन का ही फर्क आएगा, क्योंकि दोनों में पैमाने पर भागों की संख्या क्या होती है? समान। तो संक्षेप के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, वापस एक बार मैं दोहरा रहा हूं, यदि सिंपल आपको एक पैमाने से दूसरे पैमाने के अंदर ताप को परिवर्तित करना है, जब तो वो पहले वाला सूत्र काम में ले, C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 बराबर R बटे 4 बराबर K माइनस 273 बटे 5 बराबर RA माइनस 460 बटे 10.6। और यदि आपको एक ताप में परिवर्तन दे रखा है, दूसरे में पूछा है, तो ये पैमाने पर भागों की संख्या जो टेबल बनाई थी उसका याद रखें कि यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में फर्क 100 का होता है, फारेनहाइट में वही फर्क 180 का होता है, यहां पर जो पैमाने पर भागों का फर्क 80 का होता है रूमर में, और केल्विन में कितने का होता है? 100 का होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन एक और मैं ले रहा हूं कि वह कौन सा तापमान है, वह कौन सा तापमान होगा जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फारेनहाइट एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्थात क्वेश्चन है किस ताप पर, क्वेश्चन है किस ताप पर, किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फारेनहाइट एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है। ऐसा कैसा तापमान है, किस ताप का मतलब, किसका मतलब ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर कि डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फारेनहाइट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां बिल्कुल इसका हल देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हल कर रहा हूं मैं। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फारेनहाइट, प्रश्नानुसार ये दोनों बराबर बोल रहा है। हम जानते हैं सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में संबंध मैंने आपको बताया था, C/5 बराबर F माइनस 32 बटे 9, C और F में संबंध था। यहां पर डिग्री लगा दो, ये डिग्री लगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है C बराबर F, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो चाहो तो C की जगह F कर दो, चाहे F की जगह C कर दो। तो C की जगह मैं F कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा F/5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। अब बस गुना तो कर लेंगे, यहां पे कर रहा हूं साइड में, ये हो जाएगा 9F, ये हो गया 9F बराबर, इसको करेंगे 5F, ये हो गया 5F माइनस 5 को 32 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल की 1, 5 से 15 और 1 16, 160। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9F माइनस के 5F बराबर माइनस के 160। और बताओ कितना बचेंगे, 9 में से 5 गए तो
9f में से 5f गई तो 4f बराबर माइनस के 160 और बताओ f बराबर हो जाएगा माइनस के 160 बटे 4 बराबर 40 और बताओ f की डिग्री लगाते हैं एक साथ लास्ट में लगा दिया करो, बार बार लगाओ उससे, क्योंकि ये आप पता है f पर डिग्री। तो आंसर आ गया डिग्री है बराबर -40, मतलब -40 डिग्री फारेनहाइट। और चूंकि पता है फारेनहाइट सेंटीग्रेड दोनों बराबर है क्वेश्चन में, तो -40 डिग्री फारेनहाइट या आगे फारेनहाइट लगा दो या -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बोलो बराबर। क्वेश्चन को वापस देखें, किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फारेनहाइट बराबर है, ये बराबर ये अपन ने सीधा फॉर्मूला अपन जानते हैं ये वाला, इसमें C बराबर F कर दिया और अपन ने बजगुणा करके F का मान निकाला और F आया -40 डिग्री फारेनहाइट और -40 डिग्री फारेनहाइट जो आया वही C के बराबर है, क्यों C बराबर है तो -40 डिग्री फारेनहाइट या -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो चाहे -40 डिग्री फारेनहाइट ले लो, दोनों के तापमान में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये अपन ने ताप के महत्वपूर्ण मात्रक और मात्रकों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। अब यहां पर मैं आपको आगे जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो परीक्षाओं के अंदर इनमें से खूब सारे क्वेश्चन आएंगे और ये जो टॉपिक है ये है विभिन्न प्रकार के ताप। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं और वो है विभिन्न प्रकार के ताप। तो टॉपिक का नाम है विभिन्न प्रकार के ताप और आपको इनका पता होना चाहिए कि इन ताप का मतलब क्या होता है, क्या इनका मान होता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं सामान्य ताप। पहला ताप मैं ले रहा हूं सामान्य ताप, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। सामान्य का था नॉर्मल। आपने कभी सुना होगा एनटीपी, और जिसने नहीं सुना तो ध्यान दें, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एनटीपी में जो ताप होता है सामान्य ताप, वो क्या होता है तो याद रखें, बर्फ का जो तापमान होता है, बर्फ का तापमान कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बस उसी का नाम सामान्य ताप है। तो कभी भी आपको सामान्य ताप पूछे केल्विन में कहें तो ये होता है 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कभी भी केल्विन में बदलना कितना आएगा 273। कैसे आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं C/5 बराबर केल्विन का याद रखो, केल्विन का याद रखो, C/5 बराबर K - 273/5। C की जगह पर कितना देंगे बोलो 0/5 बराबर K - 273/5 और 5 से 5 कैंसिल। तो बताओ 0 बराबर K - 273, तो K बराबर कितना आएगा 273, उधर चल जाएगा। तो कोई भी चीज जो यदि सेंटीग्रेड में 0 है तो बताओ केल्विन में हल करने पर कितनी आई 273, इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होता है 273, इसी को बोलते हैं सामान्य ताप। तो क्वेश्चन आता है सामान्य ताप जो होता है इसका मान कितना होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। और सामान्य दाब जो है, ये मैंने आपको दाब वाला जो वीडियो था उसके अंदर बताया था, वो होता है 1 एटीएम के बराबर, जिसका मान 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो आप दाब वाले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा। दूसरी बात आती है सामान्य ताप के बाद में आती है मानक ताप। मानक ताप आपने कभी सुना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, स्टैंडर्ड मानक स्टैंडर्ड तरीके से रहता है तो मानक तरीके से रहता है, तो स्टैंडर्ड। ये मानक ताप जो होता है ये कितना होता है, तो याद रखें मानक ताप भी अपन लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन। अर्थात क्यों कहिएगा कि एनटीपी एसटीपी में ताप में कोई फर्क नहीं आ रहा, फर्क दाब में आता है। एनटीपी पर जो दाब होता है अर्थात सामान्य दाब होता है 1 एटीएम के बराबर और जो मानक दाब होता है वो होता है 1 बार के बराबर, जो मैंने आपको दाब वाले टॉपिक के अंदर मात्रकों में इसको समझाया था। तो एनटीपी एसटीपी में ताप में कोई फर्क नहीं होता, दाब में फर्क होता है, आयतन पे भी फर्क होता है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, जबकि एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.7 लीटर होता है। आयतन का फर्क होता है, बट नो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होता है। तीसरा जो ताप होता है, तो सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर दोनों याद हो गए। तीसरा जो होता है इसे मैं बोल रहा हूं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप ये क्या होता है जरा सुनो। मैंने अभी आपको जब ताप के मात्रक पढ़ाए थे तो मैंने बताया था परम पैमाना, परम पैमाना होता है 0, परम का मतलब होता है केल्विन, परम का मतलब होता है केल्विन, परम पैमाना मतलब केल्विन में मापना, और केल्विन में शून्य। देखो आप
परम का मतलब केल्विन, परम कहीं पर भी आ जाता है, इसका मतलब ताप का मात्रक केल्विन काम में लेंगे। और परम शून्य, परम शून्य मतलब केल्विन में जीरो, तो परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन। मतलब सेंटीग्रेड में कहें तो 0 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना, ये आएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आप सोचो कितना ठंडा तापमान है, 0 केल्विन है, या सेंटीग्रेड में कहें तो ये तो थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सेंटीग्रेड में कितना होगा, -273। मतलब बर्फ से भी कितना ठंडा, -273। इतना ठंडा तापमान है ये परम शून्य ताप कि इस ताप पर गैस के अणु गति करना बंद कर देते हैं। गैस के अणु ताप के कारण गति करते हैं, लेकिन इस ताप पर गैस के अणु गति करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दुनिया का न्यूनतम संभव तापमान कहलाता है, लिख रहा हूं मैं, न्यूनतम संभव तापमान। कभी भी आपसे कोई कहे कि न्यूनतम संभव तापमान है, और न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है, 0 केल्विन। चूंकि ये न्यूनतम है, इससे नीचे कुछ नहीं है संभव, विशेष विधियों के द्वारा ही फिर संभव होता है, नॉर्मल संभव नहीं है। नॉर्मल में मिनिमम इसी को बोला है, इसलिए 0 केल्विन से नीचे कुछ भी नहीं होता। तो जरा बुद्धि लगाओ, जब 0 केल्विन से नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या बताओ, माइनस में केल्विन हो सकता है क्या? मैं कहता हूं 0 केल्विन लास्ट है, जब 0 लास्ट है उसके नीचे हो ही नहीं सकता, तो माइनस में कभी भी केल्विन नहीं होता है। इसलिए फिर क्वेश्चन आया था रीट, इससे पहले जो रीट 2018 के अंदर हुई थी उसमें फिर क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो याद रखना, माइनस में वहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। माइनस में 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, माइनस में 8 डिग्री फारेनहाइट हो सकता है, माइनस में आपके फारेनहाइट हो सकता है, माइनस में आपके डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, माइनस में रूमर भी हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी भी केल्विन नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री फारेनहाइट और -8 केल्विन, बताओ कौन सा गलत है? तो मैं कह रहा हूं 0 केल्विन भाई लास्ट है, तो 0 जब लास्ट है तो इसके नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, और 0 से नीचे होते हैं माइनस की संख्याएं, तो इसलिए कभी भी माइनस में केल्विन नहीं होता। इसलिए सीधा कहते हैं कि केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक, केल्विन पैमाने पर मैं लिखूं एक लाइन यहां पर, केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होते। केल्विन पैमाने पर, बोल भी रहा हूं, केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होते हैं, अर्थात माइनस में कभी भी कोई केल्विन नहीं होता है। तो केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होते। तो ये अपन ने विभिन्न प्रकार के ताप में 3 ताप पढ़े। आगे जो ताप आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ताप टॉपिक चल रहे हैं, उसी के अंदर एक आता है त्रिक बिंदु ताप। अब बात आती है कि गुरुजी ये जो है ये त्रिक बिंदु ताप क्या होता है? तो यहां पर अगला मैं जो ले रहा हूं नंबर 4, और नंबर 4 में मैं ले रहा हूं त्रिक बिंदु ताप। त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक का मतलब 3। ऐसा ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मिलती है उसे बोलते हैं त्रिक बिंदु ताप। जरा देखो, ये बीकर है, यह पात्र है कोई, उसके अंदर अपन ने बर्फ भर दी, और बर्फ भर के नीचे से लाए लगा दी, लाए का मतलब लकड़ी लगा दी, गर्म कर दिया। अच्छा, शुरू में जब बर्फ भरी हुई थी तो थर्मामीटर कितना बता रहा था? 0। जब अपन ने इसको गर्म करा तो ये बर्फ पिघल गई, अभी भी थर्मामीटर कितना बता रहा है? 0। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ भी होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है। पानी बन गया नहीं? थर्मामीटर पहले जब बर्फ भरी हुई थी तब भी कितना बता रहा था धनी? धनी कितना बता रहा है? 0। और बाद में जब लाए लगा दी नीचे लकड़ी, अभी भी कितना बता रहा है? 0। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ भी होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की गैसीय अवस्था भी होती है। कभी आप फ्रिज खोलना, और फ्रिज खोलते हो तो धुआं से निकलती है नहीं, और वो जो तापमान होता है धुआं का, बर्फ से जो निकलती है धुआं सी, उसका तापमान भी यदि थर्मामीटर लगाओगे तो कितना आएगा? 0। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए एक ऐसा तापमान है जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है ये ठोस अर्थात बर्फ भी होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की गैसीय अवस्था भी होती है, और ऐसा तापमान जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। परिभाषा बोल रहा हूं, ऐसा ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है।
वह ताप त्रिक बिंदु ताप कहलाता है। एग्जाम्पल, पानी के लिए, ये पानी का उदाहरण दिया है, पानी के लिए त्रिक बिंदु ताप का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ठोस अर्थात बर्फ रूप में भी मिलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की गैसीय अवस्था भी होती है। तो जिस पर तीनों अवस्थाएं मिलती है उसका नाम है त्रिक बिंदु ताप। लेकिन याद रखना, हीलियम एक अपवाद है। हीलियम क्या है? एक अपवाद। हीलियम एक अपवाद है, इसका त्रिक बिंदु ताप नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा तत्व है जिसका त्रिक बिंदु ताप नहीं होता? हीलियम अपवाद है, इसका त्रिक बिंदु ताप नहीं होता है। याद रखना है, त्रिक बिंदु ताप नहीं होता। हीलियम के तरह तरह के व्यवहार आते हैं, हीलियम के विलक्षण व्यवहार, तरह तरह के व्यवहार, हीलियम फर्स्ट, हीलियम सेकंड, हीलियम की कई स्टेज होती है और इसका अलग ही व्यवहार चलता है। तो हीलियम का याद रखना अपवाद है, इसका कोई त्रिक बिंदु ताप नहीं होता है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के ताप में एक ताप आगे आता है और वो आता है क्रांतिक ताप। अब बात यहां पर ये आती है कि गुरुजी ये क्रांतिक ताप क्या होता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा क्रांतिक ताप क्या है। तो ये अगला जो है पांचवा है, पहला अपन ने पढ़ा एनटीपी, दूसरा पढ़ा एसटीपी, तीसरा पढ़ा अपन ने परम शून्य ताप, फिर पढ़ा अपन ने त्रिक बिंदु ताप, और अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप ये क्या होता है जरा देखो। क्रांतिक ताप सुबह से लगा रहे हैं लेकिन अगली नहीं हो पा रही है, लगा लगा के हैरान हो गए और अगली नहीं हो रही, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यदि अपन ने लगाया और अगली नहीं हो पाए। एक गैस है और गैस जो सिलेंडर में भरी हुई है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और अपन उस गैस पर सुबह से दाब लगा रहे हैं, सुबह से गैस पर दाब लगा रहे हैं और अगली नहीं हो रही। अपन जानते हैं जब गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस क्या हो जाती है? द्रवित। अगली यहां पर गैस है, एक गैस पर सुबह से दाब लगा रहे हैं और एक गैस जो है ये द्रवित नहीं हो रही, क्योंकि दाब लगाने से तो आप अच्छे से जानते हो ना, जब भी किसी गैस पर दाब लगाते हैं, गाते, गाते का मतलब लगाते, जब भी दाब लगाते हैं, पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस भरी हुई है और सुबह से अपन दाब लगा रहे हैं, लेकिन दाब लगाने पर भी गैस द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो मैंने यही बोला था कि सुबह से लगा रहे हैं और लगाने के बावजूद भी अगली नहीं हो पा रही है, इसका मतलब अगली का बढ़ चुका है। अगली यहां पर कौन है? गैस। इस गैस का ताप बढ़ चुका है। और याद रखना बच्चे लालो, जब किसी का ताप, जब किसी गैस का ताप एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है, जब किसी गैस का ताप एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद में चाहे मन में जितना लगाओ दाब, कभी भी वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं होगी। अर्थात किसी भी गैस को दाब लगाकर द्रवित करने के लिए, द्रव अवस्था में बदलने के लिए, उस गैस का ताप एक निश्चित ताप होता है, उस ताप के बराबर ही होना चाहिए, और वो जो निश्चित ताप है बस इसी का नाम क्या है? क्रांतिक ताप। तो कोई आपसे पूछे क्रांतिक ताप क्या है, तो परिभाषा मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान रखना। वह किसी भी गैस का वह ताप जिससे यदि उसका ताप ज्यादा हो गया तो वह गैस दाब लगाकर कभी भी द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। हां, यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम है, किसी भी गैस का ताप क्रांतिक ताप के बराबर है या उससे कम है, तो आप आसानी से दाब लगाकर उसको किसमें बदल सकते हो? द्रव अवस्था में। लेकिन यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा हो गया तो कभी भी अपन उसको दाब लगाकर तो द्रवित नहीं कर सकते। और ये जो क्रांतिक ताप है ये आपको यही बता रहा है कि किसी भी गैस को दाब लगाकर द्रवित करने के लिए उसका तापमान एक सीमा अर्थात इस क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम ही होना चाहिए। तो यहां पर मैं कह रहा हूं वह अधिकतम ताप, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वह अधिकतम ताप, मैक्सिमम किसी भी गैस का वह ताप, वह अधिकतम ताप जिससे ज्यादा ताप होने पर, वह अधिकतम ताप जिससे ज्यादा ताप होने पर, मैक्सिमम ताप किसी भी गैस का, भाई इसका लास्ट ये तापमान है, उससे यदि ज्यादा ताप हो गया तो वह अधिकतम ताप जिससे ज्यादा ताप होने पर गैस को दाब लगाकर, गैस को दाब लगाकर द्रवित कर सकते हैं, द्रवित नहीं कर सकते,
गैस को दाब लगाकर द्रवित नहीं कर सकते। वह अधिकतम ताप जिससे ज्यादा ताप होने पर गैस को दाब लगाकर द्रवित नहीं कर सकते, उस ताप को कौन सा ताप बोलते हैं? क्रांतिक ताप। और याद रखना, किसी भी गैस का ताप यदि क्रांतिक ताप के या उसके नीचे है, उससे कम है, तो आसानी से दाब लगाओ, अगली द्रवित हो जाएगी। लेकिन यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा है, हर गैसों का क्रांतिक ताप अलग अलग होता है, यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा है तो हम उसको दाब लगाकर द्रवित नहीं कर सकते। और यहीं पर मैं आपको एक चीज और पूछूं, यदि आप उसका आंसर बताओ, क्या होता है गैस और कब बोलते हैं गैस को गैस वाष्प? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड गैस वेपर? गैस और गैस वाष्प में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन है, बताइए। कब तो बोलते हैं किसी को भी गैस और कब बोलते हैं गैस को गैस वाष्प? अब इसका फर्क जो है वो यही है, क्रांतिक ताप। यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम है तब उसको अपन गैस वाष्प कहेंगे, और यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा हो गया तो कभी भी उसको गैस वाष्प नहीं कहेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे? गैस ही बोलेंगे। अर्थात कोई भी गैस कब गैस वाष्प कहला, बोलने को भले उसको गैस ही बोल दो, लेकिन कोई भी गैस, स्पेशली गैस वाष्प कब कहलाने लग जाती है या कब उसको गैस वाष्प कहते हैं? जब उसका ताप क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम है। तो क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम है तो क्या कहलाएगी? वो गैस वाष्प। और यदि उससे ज्यादा तापमान है तो उसे क्या बोलेंगे? गैस। और आप जानते हो क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम की जो गैस है उसको दाब लगाकर द्रवित कर सकते हैं, और क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम की गैस क्या कहलाती है? गैस वाष्प। तो क्वेश्चन बना, दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है, क्वेश्चन सुनिएगा, दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। ऑप्शन बोल रहा हूं, गैस को, गैस वाष्प को, दोनों को नहीं। क्वेश्चन वापस बोले, दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है गैस को, गैस वाष्प को, दोनों को नहीं। तो राइट आंसर आएगा गैस वाष्प को, क्योंकि दाब लगाकर द्रवित उसी को कर सकते हैं जिसका ताप क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम होता है, और क्रांतिक ताप के बराबर या उससे कम ताप की जो गैस है उसी को बोलते हैं गैस वाष्प। इसलिए याद रखना, गैस वाष्प को ही दाब लगाकर, मैं लिख रहा हूं यहां पर, गैस वाष्प को ही दाब लगाकर द्रवित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, गैस वाष्प को ही दाब लगाकर द्रवित कर सकते हैं। तो ये आज आपने टॉपिक पढ़ा था, और टॉपिक का क्या नाम था? ताप, टेम्परेचर। तो जितना मैंने इसके अंदर बताया इसको आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।